रफ ब्रीदिंग एक दूसरी चीज़ है। स्मूथ ब्रीदिंग। रफ ब्रीदिंग और स्मूथ ब्रीदिंग। मैंने लास्ट आप लोगों को ये पूछा था कि अल्फ़ाबेट्स के अंदर एच की आवाज़ ग्रीक अल्फ़ाबेट में इसकी आवाज़ है या नहीं है। तो इसका जवाब क्या था? नहीं है। आपने पूरी ग्रीक अल्फ़ाबेट सीख लिए, लेकिन किसी भी जगह पर आपको ये नहीं मिला कि वहाँ पर एच की आवाज़ हो। तो ग्रीक में एच की आवाज़ को कवर करने के लिए रफ़ ब्रीदिंग लगाई जाती, जिसका ये वाला साइन होता है, उल्टा कोमा। ये कोमा जो है वो अमूमन जब ग्रीक पढ़ी जाती है तो उसके ऊपर ये चीज़ें होती हैं। तो स्मूथ ब्रीदिंग का जो है वो जैसे ये कोमा है सीधा, इस तरह किसी भी अल्फ़ाबेट के ऊपर ये मौजूद होता है। तो वहाँ पर आवाज़ को वैसे ही पढ़ा जाता है जैसे वर्ड होता है। लेकिन अगर किसी जगह पर रफ़ ब्रीदिंग लगी हो, जैसे कि ये वाला साइन किसी भी वोवल पर या डिफ्थोंग पर आए, तो वहाँ पर आवाज़ जो है वो एच की हो जाएगी। और ये आम तौर पर सिर्फ वोवल्स और डिफ्थोंग के ऊपर ही लगता है। इसके अलावा ये जो है वो किसी पे भी नहीं लगता। तो रफ़ ब्रीदिंग जो है वो एच की आवाज़ को कवर करने के लिए ग्रीक के अंदर ये वाला साइन होता है। ठीक। अब आपने जिसने यूहन्ना की इंजील का पहला बाब और पहली आयत ग्रीक में लिखी थी, आपके पास लिखी हुई होगी, निकालें सब। John chapter 1 verse 1. En arche en, आपने देखा कि यहाँ पर एन आरखे एन, ये क्या है वैसे अल्फ़ाबेट में? ये क्या है जी? ओमिक्रॉन। ये क्या है? ओमिक्रॉन। इसके ऊपर जो है वो रफ़ ब्रीदिंग लगा होता है। अब इसको इसलिए जो है वो हो पढ़ते हैं। ठीक है। वैसे ये क्या है, अगर इसको ना डाला जाए, एन आरखे एन ओ लोगोस, क्योंकि ओमिक्रॉन की आवाज़ क्या है? ओ। लेकिन ये डलने से क्या हो जाता है? अच्छा, इसको ऐसे भी डाला जाता है, जैसे ऐसे भी, जैसे ये ऐसे है ना, अगर किसी को ना याद रहे तो ऐसे भी डाल दें, ताकि उसके लिए आसान हो कि कोमा ऐसे डलता है, उल्टा ऐसे डलता है। ठीक है जी। तो ये क्या है? बेसिकली रफ़ ब्रीदिंग है। अब इस रफ़ ब्रीदिंग ने इसकी आवाज़ को हो बना दिया। अब इसको अकेला ओ नहीं कहा जाएगा, बल्कि क्या पढ़ा जाएगा? हो पढ़ा जाएगा।
तो ग्रीक पढ़ते हुए आपको वोवल्स और डिफ्थोंग्स के ऊपर ये वाला साइन जो है वो लगा मिलेगा, जिसको आप जो है वो रफ़ ब्रीदिंग कहेंगे। और देखें रफ़ आवाज़ रफ़ हो जाती है, स्मूथ मतलब ऐसी आवाज़ जिसमें कोई रुकावट नहीं, वो स्मूथ है। तो स्मूथ क्या है, जैसी इनकी आवाज़ें हैं अगर उसी तरह पढ़ी जाए, कोई रुकावट नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, तो फिर जो है वो स्मूथ है। और अगर जो है आवाज़ के अंदर कोई प्रॉब्लम आ जाए तो फिर वो रफ़ है। ठीक, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, रफ़ ब्रीदिंग। तो बोलते हुए इसके अंदर एक ये रफ़ जो है हो जाती है, इसलिए इसको रफ़ ब्रीदिंग कहा जाता है। और ये जो है आपके वोवल्स या डिफ्थोंग्स पर आता है। जैसे कि मैं आपको कुछ एग्ज़ाम्पल्स और भी देता हूँ, होंगे यहाँ पर। अब देखें एक और असूल, ये क्या है जी, आओ, ये क्या है, ऊ, ये क्या है, ये क्या है, ए। अब एक और असूल है कि जब कभी भी ग्रीक के अंदर आपको रफ़ ब्रीदिंग डिफ्थोंग्स पे लगाना पड़े, तो अब फिर डिसाइड करना होता है कि फ़र्स्ट वाले लेटर पे लगाएं या सेकंड वाले पे लगाएं। ठीक, वोवल का तो एक ही है ना। जैसे मैं पहले ये लिखता हूँ, जल्दी से वोवल्स बताएं मुझे, जल्दी से। उपसिलॉन। अब इसके ऊपर लग गया रफ़ ब्रीदिंग, इसके ऊपर लग गया, इसके ऊपर, इसके ऊपर, इसके ऊपर। ठीक है, अब ये मुझे बताएं कि जब अल्फ़ा की आवाज़ आ है, तो जब जो है वो रफ़ ब्रीदिंग लगी होगी तो फिर आवाज़ क्या हो जाएगी जी, हाँ, हाँ, क्या हो जाएगी, हाँ हो जाएगी। ठीक है, ठीक है, सही है ना। और एप्सिलॉन की आवाज़ नहीं, अभी तो इसकी सही आवाज़ निकाले ना। एप्सिलॉन की आवाज़ क्या थी, एप्सिलॉन। आवाज़ बताए ना, मैंने बताया तो था जी, ए, क्या बताया था, तो ये क्या बन जाएगी, ऊपर ये लगेगा या नहीं लगेगा जी, लगेगा। ये क्या है, आवाज़ ई, और ये क्या बन जाएगा, ये क्या है, आवाज़, और क्या बन जाएगा, ये क्या है, और उपसिलॉन की आवाज़ क्या है, ऊ, क्या बन जाएगा, राइट। अब आपको ये डिफ्थोंग बताएं जल्दी से। सबसे पहले अल्फ़ा, आगे एप्सिलॉन आयोटा, ओमिक्रॉन आयोटा, अल्फ़ा उपसिलॉन, ओमिक्रॉन उपसिलॉन ना, राइट। आगे एप्सिलॉन उपसिलॉन, आगे आयोटा, एटा, आगे जी। अब ये तो सिंगल था, इसके ऊपर लग गया। अब आपको यहाँ पे डिसाइड करना होगा ये किस तरफ लगाएं।
तो जो सेकंड लेटर होता है डिफ्थोंग का उसके ऊपर ये लगता है जी। ठीक, सब सेकंड पे ये लगेगा। आवाज़ क्या थी? अल्फ़ा योटा आवाज़ जी आए। अब क्या बन जाएगी जी? एप्सिलॉन अयोटा आवाज़ क्या थी? ए। अब क्या होगी? हे। ज़बर लगाऊं? क्यों लगाऊं? ए आवाज़ है तो हे होगा ना। ओमिक्रॉन अयोटा ओए। और अब क्या हो जाएगा? होए। अल्फ़ा उपसिलोन आवाज़ क्या थी? आओ। अब क्या हो जाएगी? हाउ। ओमिक्रॉन उपसिलोन आवाज़ क्या थी? ऊ। अब क्या हो जाएगी? ऊ। एप्सिलॉन उपसिलोन आवाज़ क्या थी? यू। अब क्या हो जाएगी भाई? यू। यू। अयोटा एटा आवाज़ क्या थी? ये। अब क्या हो जाएगी? हे। वी। अब क्या हो जाएगी? ही। ठीक है, तो ये रफ़ ब्रीदिंग से इसकी आवाज़ के अंदर चेंजिंग आ जाती है। लिख लें जल्दी से इसको। लिखा, अगर ऐसा किसी ने लिखा है, आवाज़ क्या थी? किस किस ने ऐसा लिखा है? एक सही लिखा है, गलत? नीचे वाला सही लिखा, ऊपर वाला गलत? अच्छा, लिखा नहीं था जी। आपने कैसा लिखा था? अभी लिख रहे हो? हाँ ठीक, सही है, ठीक है। वाह यार, कितने मासूम हो यार, सही है। यही ऐसे ही लिखा था, मेरे लिखने के बाद ऐसा लिखा था ना। इंग्लिश में कैसे लिखा था? इसको कैसे लिखा था? तो वही तो पूछ रहा हूँ। नहीं लिखा आपने? अभी भी नहीं लिखा? अच्छा सुन लें, आप लेट आए हैं, मैं रफ़ ब्रीदिंग और स्मूथ ब्रीदिंग करवा रहा हूँ। रफ़ ब्रीदिंग क्या है? ग्रीक के अंदर एच की आवाज़ नहीं है। लास्ट भी मैंने आप सबसे पढ़ाई और वहाँ पर एच की आवाज़ नहीं थी। अब उसको कवर करने के लिए, जैसे ये कॉमा, इसका उल्टा जो है वो ऐसे डाल लें, ऐसे डाल लें, तो ये जो उल्टा कॉमा है ये इसका साइन है रफ़ ब्रीदिंग का। अब ये आम तौर पर ये वोवल्स पे आती है और डिफ्थोंग्स पे आती हैं। जब ये वोवल्स और डिफ्थोंग्स पे आती है तो अब जो वोवल, जैसे अल्फ़ा की आवाज़ आ है, और अब ये रफ़ ब्रीदिंग लगने के साथ इसकी आवाज़ हा हो जाएगी, क्योंकि जो एच की आवाज़ है वो रफ़ ब्रीदिंग ने दी। इसी तरह जो एटा है, और सॉरी एप्सिलॉन है, उसकी आवाज़ जो है वो क्या थी? ए। ठीक है, और यहाँ पर रफ़ ब्रीदिंग के साथ क्या बन गई? है। इसी तरह हमारा जो अयोटा है उसकी आवाज़ थी ई, रफ़ ब्रीदिंग के साथ
ही हो गया, क्योंकि रफ ब्रीदिंग ने किसकी आवाज़ देनी है, एच की आवाज़। तो ये जो है, इसी तरह ओमिक्रॉन की आवाज़ क्या है, ओ, लेकिन रफ ब्रीदिंग लगने के साथ इसकी आवाज़ हो जाएगी हो। इसी तरह जो है वो उपसिलोन की आवाज़ है ऊ, रफ ब्रीदिंग के साथ इसकी आवाज़ हो जाएगी हु। इसी तरह एटा की आवाज़ है ए, और रफ ब्रीदिंग के साथ है नहीं हे, ये है पर डालना है तो फिर ज़बर ऊपर डालनी होगी, ठीक। और ओमेगा की आवाज़ जो है वो ओ है, और जैसे ही इसके ऊपर रफ ब्रीदिंग लगेगी तो हो जाएगा। इसी तरह अल्फ़ा और अयोटा की आवाज़ हमने क्या पढ़ी थी, आए, क्या पढ़ी थी, अल्फ़ा अयोटा आए, लेकिन अल्फ़ा अयोटा रफ ब्रीदिंग के साथ हाई हो जाएगा। और एक और असूल है, यहाँ पर तो सिंगल लेटर था, लेकिन यहाँ पर 2 लेटर है। मैंने आपको बताया था ना, डिफ्थोंग कॉम्बिनेशन ऑफ 2 वोवल्स इज कॉल्ड डिफ्थोंग्स। तो डिफ्थोंग जो है वो 2 वोवल का कॉम्बिनेशन है, और यहाँ पर आप देखें 2 जो है वो वोवल है। आप डिसाइड करना है कि फर्स्ट वाले पे रफ ब्रीदिंग लगाएं या सेकंड वाले पे रफ ब्रीदिंग लगाएं। तो रफ ब्रीदिंग का जो साइन है वो सेकंड वाले पे लगाना है, लेकिन आवाज़ क्या होगी, आवाज़ आए है, हाई हो जाएगी। इसी तरह एप्सिलॉन और अयोटा की आवाज़ क्या है, ए, और इसकी आवाज़ क्या बन जाएगी, हे। ओमिक्रॉन और अयोटा की आवाज़ क्या है, ओए, और रफ ब्रीदिंग के साथ आवाज़ हो जाएगी होए। इसी तरह अल्फ़ा उपसिलोन की आवाज़ क्या है, आउ, और रफ ब्रीदिंग के साथ आवाज़ हो जाएगी हाउ। ओमिक्रॉन और उपसिलोन की आवाज़ क्या है, ऊ, और रफ ब्रीदिंग के साथ आवाज़ हो जाएगी हु। एप्सिलॉन उपसिलोन की आवाज़ क्या है, यू, और रफ ब्रीदिंग के साथ आवाज़ हो जाएगी ह्यू। एटा योटा की आवाज़ क्या है, ये, तो ये जो है वो बन जाएगी हे। तो उपसिलोन योटा की आवाज़ क्या है, वी, और रफ ब्रीदिंग के साथ क्या हो जाएगी, मैं ही कल्पना है कि दूसरा भी कुछ करना है, आप लोगों ने भी कुछ करना है, ठीक। अब समझ आ गई आपकी इसकी। अब जो है वो, जैसे आप ग्रीक पढ़ते हुए मैंने एग्जाम्पल दी थी, एन आर खे एन, अब इसको हो क्यों पढ़ा जाता है, बेसिकली तो ये ओमिक्रॉन है, और ओमिक्रॉन की आवाज़ क्या है, ओ। अब ओमिक्रॉन की आवाज़ ओ है, हम इसको हो पढ़ रहे हैं, हो इसको इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि इसके ऊपर क्या लगी हुई है, रफ ब्रीदिंग लगी हुई है, इसलिए इसको हो पढ़ा जा रहा है। और मैंने आपको बार बार आपको बता रहा हूँ, ये डिफ्थोंग्स पर आएगी, ये जो है वो वोवल्स पे आएगी, ठीक। इसके ऊपर ये जो है ये साइन लगा होगा। अब मैं जो है वो कुछ एग्जांपल्स देता हूँ, आप मुझे पढ़ के बताइएगा इसको कैसे पढ़ते हैं। जैसे कि यहाँ पर एक वर्ड मैं लिख रहा हूँ, पढ़ें इसको, क्या है, ओमिक्रॉन। सबसे पहले इसके स्पेलिंग पढ़ें, ओमिक्रॉन, टाओ, अयोटा, तो क्या होगा, ओ जी, ओ, आगे पढ़े ना, क्या है, मुश्किल है। ओमिक्रॉन की आवाज़ क्या है, टाओ की आवाज़ क्या है, ट, और अयोटा की आवाज़ क्या है, ई, तो क्या होगा, ओ टी, क्या होगा, ओ टी, ठीक। अब मैं इसके ऊपर लगा देता हूँ रफ ब्रीदिंग, अब क्या हो जाएगा, होटी, क्या हो जाएगा, पहले क्या था, ओटी, और अब क्या है, गुड। एक और एग्जांपल दे रहा हूँ मैं आपको, पढ़ें इसको, ओमिक्रॉन, सिग्मा, ओमिक्रॉन, आए, कौन सा आए, अयोटा, अयोटा पढ़ेंगे ना इसको। अब इसको, ओमिक्रॉन की आवाज़ क्या है, ओ, और सिग्मा की आवाज़ क्या है, स, और क्या होगा, ओस, आगे जी, ये आगे जो है ना वो ओमिक्रॉन अयोटा डिफ्थोंग आ गया ना, तो इसकी आवाज़ क्या है, ओए, तो क्या होगा, ओ सोए, क्या हो जाएगा, ओ सोए। अब मैंने इसके ऊपर लगा दिया रफ ब्रीदिंग, अब क्या होगा, हो सोए, क्या हो गया, अब भी हो सोए, पहले क्या था, ओ सोए, अब क्या है, किसने इसकी आवाज़ को बदला, रफ ब्रीदिंग ने इसकी आवाज़ को बदला, और किस में बदला, एच में, गुड।
आ जाएगी आपको खुदावंद के फजल से। सबसे पहले पढ़ें क्या है, स्पेलिंग्स पढ़ें सब अल्फा। और अयोटा की आवाज़ क्या है, ई। अयोटा की आवाज़ क्या है, ई। और नू की आवाज़ क्या है, न। और अल्फ़ा की आवाज़ क्या है, हाँ। अब पढ़ें ईना, क्या है, अब किसी का नाम बनने वाला है, आप में से कोई नहीं हीना, सच्ची चर्च में भी कोई नहीं, चलें जान छूटी फिर। हीना किसकी, आपकी टीचर का नाम है हीना, चलें ठीक है। उनको बोले आपका ग्रीक में इस तरह नाम पड़ता है, इसको लिख लें ध्यान से। चलें एक रफ ब्रीदिंग वाला प्रैक्टिस करते हैं। इसको पढ़ें, जी क्या होगा जी, जल्दी 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 भाई, अभी तो बताओ। ऊटोस, हाँ सेब क्या बोल रहे हो, ऊटोन टोन का है कि सिग्मा है यार, मैंने नू थोड़ी, क्या है ये, क्या है। अब मैंने इस पे लगा दी, ओह अब मैं लगा रहा हूँ रफ ब्रीदिंग, ठीक। अब पढ़ें इसको, क्या बन गया, पहले क्या था, ऊटोस, अब क्या है, मैंने सही काम किया है। इसको भी तो गौर करना है हमने, मैंने फर्स्ट वाले पे लगा दिया है। टीचर गलत तो स्टूडेंट भी सारे। कहाँ लगाऊं, अच्छा चले मैं यही वर्ड जो है अब मैं ये लिखता हूँ, ये क्या है, कहाँ पे, कहाँ पे, हीना पे, इसको सेकंड पे लगाऊं। जब आएगा वोवल, तो वोवल तो एक ही है, डिफ्थोंग तो नहीं है ना, अयोटा डिफ्थोंग नहीं है ना, वोवल है, वोवल के अंदर ही है ना, किधर है अयोटा, वोवल में ज़ाहरन है वो एक ही है, इसलिए उसी के ऊपर आएगा। ये जो है वो कॉन्सोनेंट पे, रफ ब्रीदिंग कॉन्सोनेंट पे नहीं आएंगे, तो इसलिए इस पे नहीं लगाऊंगा, इस पे लगाऊंगा। ये कौन सा असूल है, डिफ्थोंग्स का, डिफ्थोंग्स पे सेकंड पे लगाऊंगा। अभी भी किसी को कोई प्रॉब्लम हो यहाँ पर, अब उसको पढ़ें फिर वर्ड को, जी हाउस किधर है, ये नू लगाया, अब मैंने बदल दिया है, आउट ऑन, क्या है, आउट ऑन, आउट ऑन। अब जी हाउट ऑन, क्या होगा, हाउट ऑन, पहले क्या था, आउट ऑन, अब क्या है, हाउट ऑन, ठीक। ये सब ने लिख लिया है, सब ने लिख लिया, मिटा दूं,
ये क्या है जी? रो। इसके भी इधर लगा होता है। लेकिन आवाज़ नहीं बदलती। ठीक, रो के भी यहाँ पर रफ ब्रीदिंग लगा होता है लेकिन आवाज़ नहीं बदलती। जैसे कि एक वर्ड है पढ़ें इसको, क्या लिखा है मैंने? जी क्या है? क्या लिखा है? कोई ऐसी चीज़ तो नहीं लिख दी जो आपको कभी सिखाई नहीं गई? स्पेलिंग पढ़े पहले। रो, एटा, मुंह, अल्फ़ा। तो क्या होगा? रो एटा, आवाज़ क्या होगी? रे। मुंह अल्फ़ा, मा। तो क्या होगा? रेमा। क्या होगा? रेमा। अब ये नहीं कहना ये भी मेरी मिस का नाम है। सारी मिस इधर ही इकट्ठी हो। ये किसका नाम है? नहीं है। रेमा। दो किस्म के कलाम को बाइबल में डिस्कस किया गया ज़्यादातर, लोगोस और रेमा को। What is different between Rema and Logos? Have you idea about that? डिफरेंस पता है? चले नहीं भी पता तो बोले तो सही, नहीं पता। लोगोस और रेमा, दो वर्ड्स पे काफ़ी स्टडीज़ करवाई जाती हैं, बाइबल क्लास में भी करवाई जाती हैं। तो वही पूछ रहा हूँ कि अगर आप लोगों को इसका आइडिया है तो वो बताएं। ये एडिशनल है, वैसे डिस्कशन मेरा नहीं काम, लेकिन फिर भी इसमें क्योंकि ये वर्ड बहुत ज़्यादा डिस्कस किए जाते हैं। लोगोस का मतलब लिखा हुआ कलाम। लिखा हुआ कलाम, अच्छा। जो पढ़ते वक्त हमें छू जाए, उसको जैसे हम पर्सनल ले लें वो रेमा। जो हम पर्सनल ले लें, जो हमें छू जाए, अच्छा, वो रेमा कलाम होता है। और किसी को कुछ आइडिया हो? लोगोस लिखा हुआ कलाम होता है। जो हमारी रूह में उतर जाए, ठीक। और किसी ने कमेंट करना हो? जी, NRKN हो लोगोस, लफ्ज़ क्या आया? लोगोस का मतलब कलाम। यहाँ पर बताएं लिखे हुए कलाम का जिक्र है जी। NRKN हो लोगोस, काय हो लोगोस। इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था, कलाम खुदा था। तो यह कलाम तो खुदा है, लिखे हुए को तो, लिखा हुआ तो वर्ड होता है, वर्ड को तो कलाम नहीं कहा जा, खुदा नहीं कहा जा सकता ना। फिर आपने बोला था लिखे हुए को लोगोस बोलते हैं। जिंदा आवाज़ से बोले हुए अल्फाज, मुर्दा आवाज़ तो देती नहीं है, क्या करें आप? जिंदा आवाज़ से बोले हुए अल्फाज मतलब, अच्छा सुन लें, सीख लें और गौर से सीख लें। यह जो वर्ड लोगोस है ये ज़िंदगी के कलाम के लिए भी इस्तेमाल होता है और लिखे हुए कलाम के लिए भी इस्तेमाल होता है। ठीक, लोगोस ज़िंदगी के कलाम के, अब मैं ज़िंदगी का कलाम किसको बोल रहा हूँ? मसीह को, बेटे को। तो लोगोस ज़िंदगी के कलाम के लिए भी इस्तेमाल होता है, जैसे यूहन्ना 1:1। तो यूहन्ना का ख़त 1:1, वहाँ पर भी ज़िंदगी के उस कलाम की बाबत जो इब्तदा से था, जिसे हमने देखा, गौर से देखा, अपने हाथों से छुआ और ये ज़िंदगी ज़ाहिर हुई। अब ये कौन लिख रहा है ख़त?
यूहन्ना। अब यूहन्ना ने देखा, गौर से देखा, अपने हाथों से छुआ। किसको छुआ गया? यीशु को। ठीक, तो उसको क्या कहा गया? ज़िंदगी के उस कलाम की बाबत। यूहन्ना 1:1 के अंदर, इंजील के अंदर, इब्तदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था, कलाम खुदा था। अब आपने ये देखना है कि वर्ड जो लोगोस है जहाँ पर इस्तेमाल हुआ है वहाँ पर बात किसकी हो रही है। देखें, जैसे ये लोगोस है तो एन आर्खे एन होलोगोस काय होलोगोस। ठीक, तो अब इसको एन प्रोस टॉन थियोन, तो यहाँ पर ये जो कलाम है ये खुदा के साथ है और इसे खुदा भी कहा गया। ठीक, तो ज़ाहिरन है कि कोई भी वर्ड हो यानी कोई लफ्ज़ हो तो लफ्ज़ तो खुदा नहीं होता। या बाइबल मुक़द्दस को भी लोगोस कह सकते हैं, लेकिन बाइबल मुक़द्दस जो है वो कभी भी खुदा नहीं है। तो ये हमेशा जब कभी भी इसको पढ़ाने का एक मकसद है, याद रखिएगा। अगर मैं आपको ग्रीक पढ़ा रहा हूँ तो आपको इसलिए नहीं पढ़ा रहा कि आप इसे जस्ट एक लैंग्वेज समझकर इसको, जैसे इंग्लिश सीखी जाती है या कोई और लैंग्वेज, आप जर्मन सीख लेते हैं, चाइनीज़ सीख लेते हैं, ठीक है सीख ली। इसको हम इसलिए सीख रहे हैं क्योंकि ये हमारी बाइबल मुक़द्दस की ओरिजिनल लैंग्वेज है और हम इसलिए इसको सीख रहे हैं ताकि हम कलाम के करीब जा सकें। फ़र्स्ट इंट्रोडक्शन के अंदर मैंने आपको इसकी वैल्यू के बारे में बताया था कि अगर हमें ओरिजिनल टेक्स्ट का पता नहीं होगा तो शायद हम कभी भी हम ओरिजिनल मतलब के पास जो असल मतन है, असल मतलब या मीनिंग है, उसके करीब नहीं पहुंचेंगे। ठीक, तो इसको सीखने का सबसे बड़ा मकसद होता है बाइबल मुक़द्दस को समझना, ताकि आप जब इसको समझें तो फिर आपको एक तो ग्रीक पढ़नी आए, फिर आप जब इसको किसी भी वर्ड को डिस्कस करें तो आप ओरिजिनल टेक्स्ट से करें। तर्जमों के अंदर अक्सर बामुहावरा तर्जमा की कई तरह के तराजम होते हैं, तो जब तर्जमा किया जाता है तो बामुहावरा तर्जमा के साथ जो है वो जुमला जो है हो सकता है उसकी लफ्ज़ ब लफ्ज़ तर्जमा किया जाए तो उसका मतलब कुछ और निकलता है, लेकिन अगर उसे बामुहावरा किया जाए तो उसका मतलब कुछ और निकलता है। लेकिन अगर आपको ये पता है कि ओरिजिनल टेक्स्ट के अंदर यहाँ पर वर्ड क्या लिखा हुआ है तो फिर आप उसके मुताबिक मतलब निकालेंगे। वरना क्या होगा? वरना ये होगा कि जिस तरह लोग जो है वो कहीं से भी पकड़कर किसी भी तरह की तफसीर करके जैसे भी जो है ना वो बात चला देते हैं, इसी तरह जो है वो लोग चला देते हैं। तो आप लोग जो यहाँ पर स्टूडेंट्स हैं, आपको सिखाने का मकसद ये है कि आप ओरिजिनल टेक्स्ट तक पहुँचें और आप इसको सीखें। ठीक है, लगोसा पता चला ज़िंदगी के कलाम के लिए भी और तहरीरी या लिखे हुए कलाम के लिए भी इस्तेमाल होता है। ठीक, तो जहाँ पर यूहन्ना 1:1 के अंदर, यूहन्ना के ख़त 1:1 के अंदर, वहाँ पर और भी कई जगहों पर लगोस कलाम जो है वो बेटे को कहा गया है। जिस तरह लिखा है कि कलाम खुदा, ठीक, उसकी रान पर यह नाम लिखा हुआ है। ठीक, वहाँ पर फिर आपको ये मिलेगा उसका कलाम तेज़, दो धारी तलवार से ज़्यादा तेज़, बन गुदे गुदे को जुदा करके, वहाँ पर भी लफ्ज़ क्या है? कलाम। लेकिन उसकी खूबी बताया गया कि वो दिल के ख़्यालों को जांचता है। अब आपने वहाँ पर देखना है कि दिल के ख़्यालात को जांचना ये किसी भी लफ्ज़ की खूबी नहीं होती, ये शख्स की खूबी होती है। कोई पर्सनैलिटी दिल को जान सकती है। अगर मैं वर्ड यहाँ पर चले, मैंने कितने वर्ड लिखे, चल रेमा ही लिखा, ये आपके दिल को जानता है? नहीं जानता, राइट। तो लोगोस किसके लिए इस्तेमाल हुआ? वहाँ पर लोगोस किसके लिए इस्तेमाल हुआ? बेटे के लिए। तो बाइबल मुक़द्दस में हर जगह पर नहीं है, हर जगह पर ऐसा नहीं है कि जहाँ पर लफ्ज़ कलाम आ गया आपने देखा अच्छा इसकी उर्दू वर्ड होगी, इसकी ग्रीक जो है ना वो लोगोस होगी, यहाँ पर बेटे का ही जिक्र है। ऐसा नहीं है। आपने हमेशा उस आयत में देखना है, कॉन्टेक्स्ट समझना है कि इस आयत में कहाँ पर ये चीज़ मौजूद है। लोगोस ज़िंदगी के कलाम के लिए भी इस्तेमाल होता है और तहरीरी कलाम, ज़िंदगी का कलाम बेटे को कह रहा हूँ ना, तो तहरीरी कलाम के लिए भी इस्तेमाल होता है। रेमा कलाम किसी ख़ास मकसद के लिए डायरेक्टली खुदा किसी से कलाम करे तो उसको क्या बोला जाता है? रेमा कलाम। रेमा कलाम जो है वो किसी भी ख़ास मकसद के लिए किसी ख़ास जगह पर किसी ख़ास शख्स से जो डायरेक्टली खुदा कलाम करता है उसको क्या बोला जाएगा?
रेमा कलाम बोला जाएगा। तो ये जो हम कहते हैं कि खुदा ने हमसे कलाम किया, बेसिकली ये रेमा ही की किस्म है। वैसे तो कलाम तो खुदा ने कर दिया, 66 किताबें किस लिए लिखी गई? ये कलाम नहीं है क्या? ये कलाम है, लेकिन फिर भी हम कहते हैं खुदा ने हमसे क्या किया? कलाम किया। हमारे दिल में खुदा ने कलाम डाला है। तो जब खुदा डायरेक्टली किसी से बोलता और कलाम करता है, वो रेमा की किस्म में आएगा। लेकिन तर्जमा इसका भी क्या होगा? वर्ड कलाम। और हो सकता है यहाँ पर बात, रेमा बात, उसकी उर्दू उसका उर्दू तर्जमा क्या हो? बात हो सके। ठीक, जिस तरह के लिखा है कि इंसान सिर्फ रोटी ही से जीता ना रहेगा, बल्कि हर उस बात से जो खुदा के मुंह से निकलती है, हर उस बात से। तो बात जहाँ पर वर्ड आया, वहाँ पर ग्रीक के अंदर रेमा आया। कहाँ पे लिखा हुआ है ये वैसे जी? मत्ती की इंजील 4 बाब 4 आयत के अंदर ये बात लिखी हुई है। तो वहाँ पर बात, ये जो बात लफ्ज़ है, अब हम इसकी जो है ना वो जब इसको देख, क्योंकि खुदा की बात है, इंसान सिर्फ रोटी ही से जीता ना रहेगा, बल्कि हर उस बात से जो खुदा के मुंह से निकलती है। तो अब चूँकि खुदा के मुंह से किसी के लिए कोई बात निकली, वो ख़ास बात उसी के लिए होगी, तो वो क्या होगा? हम किसकी किस्म होगी? रेमा की। ठीक, अब आई होप कि आपको जो है वो ये चीज़ें समझ गए होंगे। लेकिन मेरी डिस्कशन क्या है? लैंग्वेज, क्योंकि मैं ज़्यादातर लैंग्वेज यहाँ पर करवा रहा हूँ, इसलिए मेरी डिस्कशन यहाँ पर है। अब मैं ये बता रहा हूँ कि जहाँ पर रो आ जाए, रो एक ही ऐसा लेटर है, लेकिन ये मुझे बताएं, ये वोवल में आता है, डिफ्थोंग में आता है या कॉन्सोनेंट में आता है? कॉन्सोनेंट्स में आता है। ठीक, लेकिन फिर भी इसके साथ भी रफ़ ब्रीदिंग का साइन लगा होता है, लेकिन आवाज़ जो है वो स्मूथ ही रहती है, यानी आवाज़ वैसी की वैसी रहती है, चेंज नहीं होती। जैसे मैंने रेमा की एग्ज़ाम्पल दी, तो रो जहाँ पर आए, स्टार्ट में ही आएगा, रो जहाँ पर आए और उसके साथ जो है वो रफ़ ब्रीदिंग लगी हो, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना कि यहाँ पर अब मैं इसका क्या पढ़ूँ, रे को हे के साथ मिला के। वैसे क्या आवाज़ बनेगी अगर रे को हे के साथ मिला के पढ़े तो? हे पढ़े हैं। रो की आवाज़ क्या है जी? आर की आवाज़ है ना, तो आर की आवाज़ के साथ लगाएं फिर इसको, रफ़ ब्रीदिंग को, क्या होगा जी? नहीं आ रही समझ? आपने अल्फ़ा के साथ मिलाया था तो क्या बना था? आ की आवाज़ क्या बन गई थी? तो रेमा के साथ मिला के पढ़ें, क्या होगी फिर? हर। ठीक, क्योंकि रो की आवाज़ क्या है? र, आर, और रे उर्दू के अंदर, तो फिर इसके पीछे रफ़ ब्रीदिंग लगाएं तो हर ही होगा ना। लेकिन मैं क्या कह रहा हूँ कि इसकी आवाज़ नहीं बदलती, ये जिस तरह की होती है वैसी की वैसी ही रहती है। ये इस रफ़ ब्रीदिंग का असूल है। ठीक, इसको पढ़ें, क्या है जो मैंने अभी वर्ड डाला है? थोड़ा बड़ा लिखूं या पढ़ लेंगे जी? क्या? हुटोन, ओमिक्रॉन, ओमिक्रॉन उपसिलोन आवाज़ क्या है? तो ये फिर क्या होगा? तो इसको पढ़ें फिर, क्या होगा? वेरी गुड, बहुत अच्छे। तो फिर ये बताएं, ये क्या होगा? फिर ये क्या होगा? ऊपर वाला हू टोन हो गया, तो नीचे वाला क्या हुआ? सेम है? सच्ची? ओह माय लॉर्ड। तो ऊपर वाला, तो ये मैं ऐसे ही सर खपा रहा हूँ स्मूथ ब्रीदिंग वाला,
चेंज है। नीचे वाला ऊट ऑन है। तो ऊपर वाला, ऊपर वाले की आवाज़ एक आवाज़ होकर बताएं क्या है। क्यों? क्योंकि ऊपर वाले पे मैंने स्मूथ ब्रीदिंग का साइन लगाया, इसलिए बदलेगा ही नहीं। क्लास में होशियार होकर बैठना है, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे जो है ना वो स्मूथ ब्रीदिंग, अब आप पढ़ते पढ़ते ग्रीक के आप पढ़ रहे हैं, आपको किसी जगह पे लाऊंगा मैं टेक्स्ट आपके लिए। अब वहाँ पे पढ़ते पढ़ते जो है ना वो स्मूथ ब्रीदिंग भी लगी, वहाँ पर भी आप हु लगा के पढ़ते जाएं। तो ये आपने पहचान अभी से करनी है, ठीक है। तो ये क्या है? ऊ टोन। ये क्या है? ऊ टोन। क्योंकि स्मूथ ब्रीदिंग की आवाज़ ऐसी रहती है, रफ ब्रीदिंग की आवाज़ जी एच के साथ बदल जाती है। कोई क्वेश्चन हो यहाँ तक? किसी का कोई क्वेश्चन हो, किसी को समझ ना आई हो, मैं फिर रिपीट कर दूंगा, बार बार रिपीट करूंगा, लेकिन बताएं यहाँ पर आपको समझ आई या नहीं आई। क्या ये सर आई है कि नहीं? आ गई? चली गई? आ गई सर जी, बोले किधर? एप्सिलॉन, ये यू, तो ये डाल के क्या होगी? ये पूछ रहे हो? ह्यू होगी ना, ह्यू, यू, ह्यू, ह्यू, यू है ना, यू, तो ये क्या होगी? यू, ह्यू, ठीक है सर। और कोई किसी को पूछना हो कुछ? नेक्स्ट मैं टेक्स्ट लाऊंगा आप लोगों के लिए, वहाँ पे जो है ना फिर आप पढ़िएगा। अब मुझे बताएं यहाँ जी, वो सब जो ऊपर असल में अभी जो है, जो इसके ऊपर जितने साइन लगते हैं, जिस तरह उर्दू के अंदर अराब होते हैं ना, इसी तरह इसके भी अराब होते हैं। तो वो सारे मैंने करवाए नहीं है, इसलिए मैं टेक्स्ट नहीं ला रहा आप लोगों के लिए। तो जब वो मैं सारा करवा दूंगा फिर आपको जो है वो लाऊंगा। जैसे मैंने ये 2 चीज़ें करवा दी, अब आपको ये वाली प्रॉब्लम तो नहीं होगी। कहीं पर भी कोई भी ऐसा वर्ड होगा आपने देखना है रफ ब्रीदिंग किस पे लगी है, स्मूथ ब्रीदिंग किस पे लगी है, फिर उसके हिसाब से जो है वो आपने पढ़ना है, ठीक। तो ये हमारे लिए ही आसान किया गया है कि हम इन चीज़ों को जो है वो आसानी से समझ सकें। जो भी अराब होते हैं वो हमारी आसानी के लिए होते हैं। तो इसके ऊपर भी जो है वो डायाक्रिक्स इसको बोलते हैं, वो होते हैं, और भी हैं जिनको मैं और डिस्कस करके नेक्स्ट क्लास में 1-2 क्लास में तो फिर आपके सामने टेक्स्ट लाऊंगा, फिर आप उसको पहचानिएगा। तो छोटे टास्क भी दूंगा। वैसे तो मैं क्लास में कोशिश करता रहता हूँ, आपका जहन जो है ना वो ज़्यादा से ज़्यादा चलाने की कोशिश करता हूँ, ताकि आपको जो है वो आप इन चीज़ों को लॉजिकली समझे, सिर्फ रट्टे ना लगा लें, ठीक। होता क्या है कि जब आप फ़र्ज़ कर लें मैं 3 महीने में क्लास ख़त्म कर दूंगा या 2 महीने में, जो भी है, उसके बाद जो है वो ये चीज़ें आपकी डिस्कशन में नहीं रहेंगी। होगा क्या, आहिस्ता आहिस्ता आप इन चीज़ों को फिर भूलते जाएंगे। तो अगर कुछ चीज़ें लॉजिक में सीखी होंगी तो वो आपको कभी भी भूलने वाली नहीं होंगी। फिर कभी भी वो चीज़ आपके सामने आएगी, आप फ़ौरन जो है उसको आसानी से पढ़ लेंगे, यहाँ आपको पता होगा। कोई सवाल है तो पूछ लें, नहीं है आपकी क्लास है इसके बाद। कोई वैसे बिब्लिकल क्वेश्चन हो, कोई बाइबल का क्वेश्चन हो तो पूछ लें। मैं असल में बाइबल ही पढ़ाता हूँ, ये तो वैसे ही मेरा शौक़ है, ऐसे ही पढ़ाना शुरू कर दिया। डालो भाई, हाँ कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, वैसे तो मेरा तो आदम और हवा से पहले